हाँ तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 चैप्टर नंबर 3 फॉर क्लास 12 सीबीएसई आरबीएसई दोनों के लिए है। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:1। हाँ भाई, ए और बी 4:1 के रेशो में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिट सी, हाँ भाई क्या कर रहे हैं, वो एडमिट कर रहे हैं वो सी को यहाँ पर एज अ न्यू पार्टनर। क्या कर रहे हैं, एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1/3/2019, मतलब मार्च के महीने में पहली तारीख को 2019 में। फॉर 1/5 शेयर इट वाज डिसाइडेड दैट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:2। 5:3:2 के रेशो में उनके फ्यूचर प्रॉफिट दे दिए। ये ओल्ड रेशो हो गया, ये न्यू रेशो हो गया। तो अगर न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दे रखा तो ओल्ड माइनस न्यू ही क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है, समझ लो। और सी ब्रॉट 20,000 इन कैश एंड मशीनरी वर्थ ₹60,000 फॉर शेयर ऑफ द ऑफ प्रॉफिट ऑफ एस प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ भाई, सी क्या लेके आ जाए, गुडविल लिया, कैश एंड 20,000 कैश एंड मशीनरी वर्थ ₹60,000। सी ब्रॉट 20,000 इन कैश, हाँ भाई कैश लेके आया 20,000, मशीनरी वर्थ लेके आया ₹60,000 की फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह वो क्या लिया आया, मशीनरी लिया आया जिसकी वर्थ थी 60,000, किस लिए, फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नई कुछ चीज़ आई है 46 क्वेश्चन में जो अभी तक हमने नहीं देखी थी। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। स्टार्ट करते हुए क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले तो भाई कैश के नाम से आ जाएगा, ये मशीनरी के नाम से, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल। तो दो चीज़ लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, गुडविल के रूप में या उसके हिस्से के बराबर। तो टोटल अगर बात की जाए तो उसकी गुडविल कितने के बराबर है, 80,000 के बराबर है। क्यों, क्योंकि 20,000 तो कैश में लेके आया, मशीनरी वर्थ रुपीज़ लेके आया, किसके लिए लेके आया, फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। शोइंग द कैलकुलेशन क्लियरली एंड पास क्लियरली जब बोला है तो थोड़ा स्वच्छ भारत जरूरी है। चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई क्या, अगर यहाँ पर सिर्फ 20,000 लेके आता था उसका हिस्सा क्या मानते, 1/5 शेयर के बराबर, उस 20,000 रुपीज़ को गुडविल मानते। लेकिन यहाँ कैश भी लेके आया 20,000, 60,000 रुपीज़ मशीनरी के भी लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा टोटल 80,000 रुपीज़ यहाँ पर हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा 80,000 बटेगा 20 कैपिटल डी आर क्यों है, एस कैपिटल सी आर क्यों है, उसका रीज़न है क्योंकि भाई दो चीज़ें थी। एक तो गुडविल वो कैश में लेके आता है, नहीं लेके आता है, लेकिन यहाँ पर वो कैश में भी लेके आया है और दो मिक्स कर दिए। मतलब पहले तो कैश में लेके आता था तब, और नॉन कैश लेके आता था उसकी कैपिटल में से निकाल लेते थे, मतलब उसके करंट अकाउंट से ले लेते थे, ठीक है। करंट अकाउंट के नाम से डालते थे ना, सीज करंट अकाउंट या इस तरीके से। लेकिन अभी दोनों का मिक्सचर दे दिया कि कैश भी लेके आ रहा है और थोड़ा बहुत मशीन वशीन उठा लाया कैश के, है ना, उस वर्थ प्राइस रुपीज़ में। तो इस तरीके से प्रीमियम फॉर गुडविल हम बांट देंगे। 20 कैपिटल क्यों हुआ है, क्योंकि देखो ओल्ड माइनस न्यू इसने करा है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इसने करके 3/10, और यहाँ पे हो गया हमारा 1/10। यहाँ पे 3/10 सेक्रीफाइसिंग हो गया, 1/10 यहाँ पे क्या हो गया, गेन हो गया। अब एक बात ध्यान सुन लेना, कई बच्चों के दिमाग में ये सारी सिचुएशंस आने वाली हैं कि क्या आने वाली है, समझा देता हूँ। क्या कि अगर बाय डिफॉल्ट सिचुएशन जो मैं अपना लॉजिक बताता हूँ, क्या कि दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन दिस 1/5 शेयर। अब यहाँ भी कहीं नहीं दे रखा कि नया पार्टनर अपना हिस्सा, क्या नया पार्टनर है सी 1/5 शेयर, नया पार्टनर अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से किस तरीके से लेता है, पुराने पार्टनर नए पार्टनर को उसका हिस्सा किस तरीके से देते हैं, ये नहीं दे रखा होता था तब हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेते थे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे न्यू रेशो दे दिया, इट वॉज डिसाइडेड दैट ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। हाँ भाई, जब न्यू रेशो दे दिया है तो सिचुएशन कहाँ चेंज हो गई, सिचुएशन यहाँ चेंज हो गई कि जब न्यू रेशो हमारे पास है, समझ रहे हो, जब न्यू रेशो है तो ओल्ड माइनस न्यू के क्या होने वाला है, यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू होकर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगा। वो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट सिचुएशन कब होती थी कि जब और कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो सेक्रीफाइसिंग रेशो से रिलेटेड। सेक्रीफाइसिंग रेशो से रिलेटेड क्यों बोला गया इसको मैंने, क्योंकि ये जो 1/5 शेयर के लिए आया है इसका कोई ना रीज़न होगा। अब देखो यहाँ पे 1/5 शेयर कैसे निकालेंगे, 5:3:2 है, 5:3:2 फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग है, और 5380210 हो गया। अगर हम इसकी बात करें 2/10 निकाल दें किसका, सी का, तो इसको कट करोगे वापस क्या आ जाएगा, 2 2 5 10, और 1/5 शेयर के लिए तो आया है। तो जब इसका रेशो ये है, और एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर इनका फ्यूचर शेयर क्या हुआ है 5/10 और 3/10 हुआ है किनका, ए और बी का, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हुआ है। मेरी बात समझ लेना, मैं वापस बोल रहा हूँ, हर चीज़ को गहराई में समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ एक चीज़ें मिस हो जाती हैं
मानता हूँ, लेकिन खुद का दिमाग नहीं लगाओगे तब तक वो मिसिंग चीज़ें नहीं पता कर पाओगे, क्योंकि लाइव क्लासेस में ही क्वेरीज एक बार में सॉर्ट आउट नहीं होती है, और दिमाग नहीं लगाओगे खुद का तो बिल्कुल ही नहीं होंगी। खुद का भी आपको थोड़ा सा क्या करना है, माइंड सेट रखना है कि मुझे कोई चीज़ समझनी है तो ब्रेन तो लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। मैं अकेला कहाँ तक क्या क्या चीज़ करवा पाऊँगा, फिर भी मेरी कोशिश रहती है हर एक चीज़ मैं बोल पाऊँ। अब इसमें मैंने यही चीज़ लॉजिक बोला है क्या, कि इसमें कहीं नहीं लिख रखा कि नया पार्टनर अपना शेयर किस तरीके से लेता है, लेकिन यहाँ पे न्यू रेशो दे दिए है, और न्यू रेशो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कभी निकलते हैं जब कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन भाई, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तभी तो 5:3 के रेशो में आ गए। अब क्या आ गए, 5:3 के रेशो में आ गए, और पहले 4:1 था, सेक्रीफाइस हुआ तभी तो रेशो चेंज हुआ ना, समझ पा रहे हो। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, उस लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करा करो, वीडियोस कंटिन्यूसली देखा करो, खुद का दिमाग लगाया करो, नहीं तो दोनों हाथों से ताली बजनी है। ओह माय गुडनेस, दोनों हाथों से ताली बजेगी, एक हाथ से नहीं कि आप चाहो कि मैं ही सब कुछ करके बता दूँ। 3/10 और 1/10 आ जाएगा। हमेशा मैंने कहा कि डिनोमीटर नहीं देखना होता सेक्रीफाइसिंग रेशो में हो या गेन रेशो में। गेन क्यों हो गया, क्योंकि नेगेटिव में आ गया, 2 में से 3 जा नहीं सकता था। अब ये सारी चीज़ तो पता ही होगी, 2 में से 3 लेस करोगे तो माइनस का 1 आएगा ना, माइनस के 1 को हमेशा क्या रखते हैं हम, ब्रैकेट में रखते हैं। तो ये वाला सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया कि सिंस बी इज गेनिंग इक्वल टू 1/10, बी गेन कर रहा है ना 1/10, और जैसे ही आपको पता चले कि कोई पार्टनर, ओल्ड पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इन द प्रॉफिट, therefore he will also have the compensate A is proportional, ये क्या प्रोपोर्शनल में उसको भी कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो अगर बात करें हम तो 3:1 हो गया ये, है ना। तो यहाँ पे इसको 3/4 तो इसको मिल जाएगा, लेकिन किसका मिलेगा, अमाउंट तो देखना पड़ेगा ना हमें, अमाउंट टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल जो इसकी गुडविल थी वो कितनी थी, टोटल गुडविल थी 80,000, और ये कितने शेयर के लिए आता है 1/5, इसका रिवर्स रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/1 से मल्टीप्लाई करा तो 4 लाख रुपीज़ हमारी क्या आ गई, फर्म्स गुडविल। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो फर्म्स गुडविल ही आएगी, इंडिविजुअल किसी पार्टनर की गुडविल नहीं आ जाएगी, चाहे वो नया पार्टनर हो चाहे वो ओल्ड पार्टनर हो, हमेशा फर्म्स गुडविल आएगी। उस फर्म्स गुडविल में हमें बी विल बी कंपनसेट, तो बी का कंपनसेशन यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। अब एक और नई बात और बहुत विशेष बात जो मैं यहाँ बोलने वाला हूँ, बड़े ध्यान से समझ लेना, बहुत गहराई है इस चैप्टर के अंदर, और भाई 12th है तो फिर कुछ लेवल तो होना ही चाहिए ना। क्या बोला मैंने, सुनना ध्यान से वापस, कि बी जब कंपनसेट कर रहा है, देखो वैसे अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते थे ना दोनों के, तो हम इसमें 3:1 लिखते थे, और 3 और 1 4, 3/4 1/4 ऐसे करते थे, समझ पा रहे हो अब बात। क्यों करते थे उसका रीज़न समझना, क्योंकि 3/4 प्लस 1/4 का सम कितना आएगा 4/4, और कोई चीज़ एक है, समझ लो। तो यहाँ पर दो जनों का रेशो था, तो हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर नहीं देखते थे। लेकिन यहाँ तो सब अलग अलग कर रहे हैं, लाइक ए तो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है, और सी भी क्या कर रहा है, सी तो गेन करेगा ही, और सी का जो गेन करा हुआ है उसके लिए सिर्फ इंडिविजुअल ए सेक्रीफाइस कर रहा है, समझ लो। तो इसमें डिनोमिनेटर लेके चलना है, समझ लो, इसमें डिनोमिनेटर लेके चलना है। मैं रीज़न बता देता हूँ। मैं जब भी पहले बताता था, अगर मान लो ये दोनों ही सेक्रीफाइस करते, ये भी क्या होता, सेक्रीफाइस ही रहता, तो सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, सिर्फ 2 पार्टनर कर रहे हैं, और वो भी ओल्ड पार्टनर, इसलिए हमें डिनोमिनेटर मैच नहीं करना होता था। लेकिन अब इंडिविजुअल गेन कर रहा है, इंडिविजुअल सेक्रीफाइस कर रहा है, तो दोनों का लिंक ही खत्म हो गया, और लिंक खत्म हो गया है तो वो अपने डिनोमिनेटर को साथ में लेकर चलने वाले हैं। जैसे कि इधर देखो 4 लाख का 1/10 40,000 रुपीज़ हमने यहाँ निकाला है, तो 40,000 रुपीज़ तो हमने 20 कैपिटल में डाल दिया, तो अब टोटल कितना है 1,20,000 रुपीज़। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक की कैप ए को ही क्या करना है, सेक्रीफाइस करना है, टोटल मिला के करना क्या है, एक को ही सेक्रीफाइस करना है। अब सेक्रीफाइस कितना करेगा भाई, एक तो पूरा का पूरा 80,000 रुपीज़ उसका, तो उसके लिए तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं रही। किसके लिए, सी के लिए। सी के लिए कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है क्या, अरे जब करना ही पूरा ए ने है तो पूरा का पूरा 80,000 रुपये कौन देगा, कौन देगा, 80,000 रुपये वही देगा। तो इसका जो बी का है गेन, वो भी तो कौन देगा, पूरा पूरा वही देगा। उसके लिए हमने क्या करा, नए पार्टनर की गुडविल के बिहाफ पर, ये गुडविल फर्म्स गुडविल कैलकुलेट करने का एक मेथड है, न्यू पार्टनर की गुडविल को बेस मानकर उसके हिस्से से बोलो या उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फर्म्स गुडविल आ जाएगी। अब फर्म्स गुडविल में जितना भी उसका सेक्रीफाइस गेन रेशियो जितना भी बना है विथ डिनोमिनेटर, क्या बोल रहा हूँ, गेन रेशियो जो भी बना है विथ डिनोमिनेटर हमें लेना है, क्योंकि इंडिविजुअल बात हो गई है। क्या हो गई यहाँ पर, इंडिविजुअल बात हो गई, तो इंडिविजुअल में हमें क्या करना होता है, पूरा का पूरा यहाँ पर डिनोमिनेटर के साथ नंबर उठाना होगा। क्यों उठाना होगा, उसका रीज़न बता देता हूँ। जब दो जने होते हैं तभी तो रेशो होता है भाई। अगर ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसका रेशो अलग होगा, और बी गेन कर रहा है तो अलग ही होगा। सेक्रीफाइस और गेन का कोई तालमेल ही नहीं है, ये नेगेटिव होता है तब आता है आंसर किस में, जब हम एडमिशन की बात कर रहे हैं। एडमिशन के टाइम पर
जब कोई आंसर नेगेटिव में आएगा तो वो गेन रेशियो कहलाएगा, और आंसर पॉजिटिव में आएगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा, समझ रहे हो। और इसका रिवर्स हो जाता है ऑन रिटायरमेंट डेथ। डेथ वाले चैप्टर में बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। डेथ वाले में अगर हमारे पास नेगेटिव आंसर आता है तो हमारा गेन की जगह सेक्रीफाइस हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जब एडमिशन वाला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियोज़ में तो बहुत चीज़ें काम आने वाली है। तो गहराइयाँ बहुत हैं, जो मैंने बताया डिनोमिनेटर लेना है उसका रीज़न ध्यान रखना। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, यहाँ पे एक नया सिनेरियो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पुनर्मूल्यांकन करना, मतलब उसकी वैल्यू को रिवैल्यूएट करना, समझ लो। असेट और लायबिलिटी को अगर रिवैल्यूएट करोगे आप तो कोई चीज़ कम है कोई चीज़ ज़्यादा है, इस तरीके से सिनेरियोज चलेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चीज़ें समझ में आती जाएंगी। टॉपिक मैंने आप लोगों को पहले ही इंट्रो में बता दिया है इसके बारे में, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी के बारे में। अभी हम डिस्कस करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख। कोई दिक्कत नहीं, अंडर वैल्यूड हो गई, ओवर वैल्यूड कर दो। अब लैंड एंड बिल्डिंग का नेचर क्या होता है, डीआर होता है, बिकॉज दे आर असेट। क्या होता है, डीआर होता है, इसका नेचर असेट है। तो अगर अंडर वैल्यूड है उसको और बढ़ाना होगा तो और डीआर कर दो। देखो लैंड एंड बिल्डिंग को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, लैंड एंड बिल्डिंग को डीआर कर दिया 2 लाख रुपए से। भाई सिंपल है ना, अंडर वैल्यूड अगर हो गया है, कम लगाया गया उसका अमाउंट, तो उसको ज़्यादा करना होगा। ज़्यादा करने के लिए जिसका जो नेचर है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग का नेचर डीआर है तो उसको डीआर ही कर दो, और अपोजिट साइड में तो रिवैल्यूएशन बनना ही है। ये आप लोग है ना पिछले साल या फिर 11th क्लास में बोलो आप, किसमें, फाइनल अकाउंट्स या फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट में इसी तरीके को सिनेरियो करके आए हो, तो वो रिकॉल करना दिमाग के अंदर, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्या बोल रहा है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 60,000। हाँ भाई, बुक वैल्यू 60,000 दे रखी है और स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। 20% से ओवर वैल्यूड है, कम कर दो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। कितना कम करोगे, कैसे कम करोगे, इस चीज़ का ध्यान समझना। भाई 60,000 है हमारा, यहाँ पर बुक वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है, बुक वैल्यू दे रखी है, और ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब हमारे पास अंडर वैल्यूड वाला, अंडर वैल्यूड नहीं, अंडर वैल्यूड तो यार कम हो जाएगा, मतलब एक्चुअल वैल्यू है ना, एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू कितनी रही होगी, तो पहला दिमाग तो ये लगाओ कि ओवर वैल्यूड है 20% और बुक वैल्यू दे रखी है, तो ये ओवर वैल्यूड वैल्यू ही कहलाएगी, क्योंकि बुक के अंदर अगर ये अमाउंट लिख दिया गया है तो आफ्टर ओवर वैल्यूएशन ही लिखा गया होगा ना, कोई चीज़ ज़्यादा लगा के, इसका मतलब कम होनी चाहिए। अब कितनी कम होनी चाहिए उसके लिए दिमाग लगाओ। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी बाद का अमाउंट दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है, ये क्या है, बुक वैल्यू बोल रखा है इसको, लेकिन ये ओवर वैल्यूड अमाउंट है। और जब भी ये बाद का अमाउंट दे रखा हो, क्या, आफ्टर, जिसको बोल सकते हो आप आफ्टर ओवर वैल्यूड, कितना अमाउंट है, 60,000 है, तो बिफोर का निकालने के लिए आपको क्या करना है, उस अमाउंट को, जो बुक वैल्यू अमाउंट दे रखा है, वो मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस रेट। क्या कर दोगे, 100 माइनस रेट। ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में भी इन्होंने वर्किंग नोट तो दिखाई नहीं रखा भाई साहब, किसी ना किसी क्वेश्चन में आप लोगों को मिल जाएगा। और ये एक जगह नहीं, देखो यहाँ डिक्रीज बुक वैल्यू, ऐसे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखो यहाँ 60,000 हो गया, मैं इसको निकालने का तरीका बता रहा हूँ और वेरीफाई भी करके बताऊंगा। 100 डिवाइडेड बाई 80, 0 0 कैंसिल कर दो, 8 7 कहाँ गया भाई, 8 7 56, 4 8 5 40, 0 0 कितना आ गया भैया, ये तो मामला ही घूम गया है यहाँ पर। कितना हुआ, 0 0 कैंसिल हो गया, 8 7 56, 4 बचा 40, 8 5 40, 0 0 7 5 0 आ गया। तो ये देखो बाद वाला अमाउंट आ गया। तो हमें जब भी ऐसा करना है तो इसमें क्या, अच्छा ओवर वैल्यूड है ना, एक्चुअली प्लस होगा 20। सुनो रीज़न समझना, क्योंकि कोई अमाउंट है ना 100% था, अब प्लस होके ओवर वैल्यूड हो गया है। अगर ये अंडर वैल्यूड होता ना ओवर वैल्यूड की जगह, तो माइनस होता। अभी तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं। मैं इसलिए क्या होता है, कोई भी चीज़ रीटेक वाला सिनेरियो नहीं रखता, जो ऑन द स्पॉट बनेगी वही चीज़ बनाता हूँ। इससे क्या होता है, आप लोगों को भी कैलकुलेशन, देखो क्या होता है, गलती करोगे तो गलतियाँ याद रहेंगी फ्यूचर में। अब गलतियाँ याद रहेंगी तो वो गलतियाँ रिपीट नहीं होंगी। इसलिए मेरा मानना है कि जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है उसमें कुछ बनाने की सोचो, कुछ सीखने की सोचो, सिर्फ रटा रटाया फिक्स नहीं कि यही होगा ऐसे ही होगा, या फिर ये गलतियाँ नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। क्या हो रहा है, 100 अपॉन 100 प्लस रेट क्यों करना है, ये चीज़ और समझा देता हूँ। 100 प्लस 20 क्यों करा, क्योंकि ओवर वैल्यूड अमाउंट है। अगर यही अंडर वैल्यूड होता, जैसे ये दे रखा है और इसके बाद बुक वैल्यू दे रखी होती, तो माइनस करते हैं। अंडर का मतलब भाई माइनस, नीचे की तरफ जाओगे तो नेगेटिव होगा और ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 120, 0 0 कैंसिल हो गया। ये हो गया 12 5 60, 0 0 0, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 50,000 हमारा यहाँ पे अमाउंट आ गया। अब देखो ये बिफोर का अमाउंट है, क्या है ये, बिफोर का अमाउंट। अब इसमें एक चीज़ और कैलकुलेशन मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। अगर बिफोर का अमाउंट कितना है हमारा, 50,000 आया है, तो 50,000 का 20% निकाल लो और उसमें ऐड कर दो, ओवर वैल्यूड कर दो। 50,000 का 20% निकाल लो,
कितना हो जाएगा, 0 0 गया, 0 0 गया, 5 2 10,000 हो गया। और इसी 10,000 को प्लस कर दोगे तो देखो ओवर वैल्यूड अमाउंट आ गया ना। अब ये क्या है, 20% क्या है, ओवर वैल्यूड है। क्या है ये, ओवर वैल्यूड अमाउंट है। ओवर वैल्यू कितना हुआ, 10,000, और ये 10,000 के बाद का अमाउंट दे रखा था। तो आपको क्या करना है, 100/100 प्लस रेट क्यों करा, क्योंकि ओवर वैल्यूड था। अगर अंडर वैल्यूड होता तो 100 माइनस क्या कर देते। अब जैसे डिक्रीज वाले में करना पड़ेगा, समझ रहे हो, कितना डिक्रीज हुआ क्या हुआ वो देखेंगे अपन अभी बाद में। लेकिन अभी तक का सिनेरियो समझ में आ गया कि पहले का अमाउंट कितना रहा होगा, 50,000, और अभी का कितना 60। तो 60,000 माइनस 50,000 कितना हो गया हमारा, 10,000 से ओवर वैल्यूड था, उसको कम करा। तो स्टॉक का नेचर क्या होता है, डीआर, और डीआर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, सीआर। तो इसमें एक चीज़ ना ध्यान रखो कि पूरे वीडियो जरूर देखा करो दिमाग लगा के। अब देखो यहाँ लिखा हुआ भी था, लेकिन मैं खुद जनरेट करना चाह रहा था। देखो खुद का दिमाग लगाओगे तो नई नई चीज़ें सीखते जाओगे। अदरवाइज से कहता ना, पक्का पक्का है, अगर चाहोगे तो फिर चीज़ें उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे ऑन द स्पॉट क्रिएट करने वाली, कि जहाँ हो वहाँ पे कुछ नया क्रिएट करके बताओ। प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹20,000 टू एन एम्प्लॉय। एक्स एम्प्लॉय को क्या करा, प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन। हाँ भाई, कंपनसेशन का तो भाई प्रोविजन फॉर कंपनसेशन का नेचर जो होता है हमारा, प्रोविजन जो भी बनता है वो सीआर ही होता है। ठीक है, प्रोविजन मेड फॉर कंपनसेशन टू एक्स एम्प्लॉय। यहाँ बोल रहा है प्रोविजन टू बी मेड, बनाना होगा हमें फॉर कंपनसेशन के लिए 20,000 फॉर एन एक्स एम्प्लॉय। तो प्रोविजन जो भी बनता है आपको पता है, जितने भी प्रोविजन वगैरह बनाते हैं वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो इसको बढ़ाना है 20,000 का, हमें क्या करना है प्रोविजन टू बी मेड, मतलब बनाना होगा हमें 20,000 का फॉर एन एक्स एम्प्लॉय। तो हमने क्या कर दिया, प्रोविजन मेड फॉर यहाँ पे सीआर कर दिया, और उसके अपोजिट में रिवैल्यूएशन यहाँ पर चलेगा। Sundry debtors appeared in the books at rupees 1,50,000. They are estimated produce not more than 130,000. 1,30,000 से ज़्यादा नहीं बनाना। Sundry debtors है, debtors for DR, और 1,30,000 से ज़्यादा नहीं बनाना। 1,50,000 का बना हुआ है, अपीयर्ड यानी दिख रहा है उसके अंदर पहले से, तो 20,000 से क्या कर देना, हमें कम कर देना है। कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, सन्ड्री डेटर्स को देखो यहाँ पर कर दिया हमने, ये सन्ड्री डेटर्स यहाँ। यार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का क्रेडिटर वाला क्या हो गया इसमें। अच्छा, क्रेडिटर वाली इसने पहले कर दी, फिफ्थ वाला इसने क्या कर दिया, पहले कर दिया क्रेडिटर्स वाला, और उसके बाद सन्ड्री डेटर डाल दिया। फोर्थ वाला दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन, फोर्थ वाले पे प्रोविजन। अच्छा, मेरे को लग रहा है पेज नंबर दूसरा नहीं है, पेज नंबर भी सही है। थर्ड के बाद प्रोविजन फॉर कंपनसेशन यहाँ पर हो गया हमारा, फिर उसके बाद ये सही 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 सही। एक्चुअली ये भाई साहब ये अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। इन्होंने जो है फोर्थ वाले को तो फिफ्थ में डाल दिया, फिफ्थ वाले को फोर्थ में डाल दिया। तो देखो, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड एज कमीशन, कमीशन के रूप में रिसीव हुए थे क्रेडिटर। तो देखो इसने क्रेडिटर्स को वापस डेबिट करके उसको खत्म कर दिया, क्योंकि वो हमारे क्रेडिटर्स है ही नहीं। कमीशन रिसीव क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमने कमीशन रिसीव था ना उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया अमाउंट को। और ये था हमारा फिफ्थ वाला। एक चीज़ और, इसने एंट्री क्या कर दी, प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अच्छा, यहाँ पे जो हमने किया है फोर्थ वाली एंट्री इसने सही कर रखी है। सन्ड्री डेटर्स है ना हमारे, अपीयर्ड इन द बुक्स 1,50,000, दे आर एस्टिमेटेड प्रोड्यूस नॉट मोर देन 130,000। तो 20,000 के हमारे जो डेटर्स हैं वो क्या हो गए, ये देखो लिख रखा है यहाँ पर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। भाई डाउटफुल है ना, पैसा आएगा नहीं आएगा इस तरीके से। डेटर्स मतलब देनदार। तो हमें इसने कहा कि 1,50,000 के हमने बना रखे थे, लेकिन हमने एस्टिमेट बिठाया 31 का, मतलब 20,000 के डेटर्स अभी भी हमारे क्या हैं, डाउटफुल हैं। क्या है भैया, हमारे डाउटफुल हैं। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का नेचर ही क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का नेचर हमारे यहाँ होता है कि भाई सीआर होता है, क्योंकि जितने भी प्रोविजंस बनने हैं वो क्या होता है, सीआर होता है। तो सही कर रखा है इसने कार्यक्रम। अभी बात करते हैं सिक्स वाला। अ बिल ऑफ एक्सचेंज 40,000 रुपीज विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर, बैंकर से डिस्काउंट करवा लिया था, वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 2018 बट नो एंट्री हैज़ बीन पास फॉर इट। तो एंट्री पास करनी सिंपल है, तो उसका हमें क्या दिखा देना, सन्ड्री डेटर्स के नाम से दिखा दोगे। क्यों दिखा दोगे, क्योंकि बिल था हमारे पास एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज 40,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर। बैंकर से हमने डिस्काउंट करवा लिया था उसको, और डिसऑनर्ड हो गया। तो पहली बात तो ये समझो कि जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पिछले साल पढ़ रखा है उसको पता होगा कि डिसऑनर्ड होने के टाइम पे एंट्री क्या हो जाती थी, रिवर्स हो जाती, रिवर्स एंट्री हो जाती है। रिवर्स एंट्री कैसे समझाऊं आपको, कि जैसे आपने पहले क्या कर दिया, बैंक से आपने पैसा बैंक से चेक बनवा लिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। जो एंट्री होगी उसकी रिवर्स एंट्री क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास आ गया वो बिल वापस, समझ रहे हो, वो बिल लौट करके आ गया, अब आपके पास आ गया, क्योंकि
जब बैंकर ने क्या किया, बैंक में डलवाया चेक या कुछ भी ऐसा किया, तो वो चेक ही क्या करवा दिया, डिसऑनर्ड हो गया, वो बिल ही क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया ऑन 31 मार्च 2000, बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड। तो हमें क्या कर देना है, वापस हमारा वो डेटर बन गया नहीं बन गया, वो डेटर हमारा वापस से क्रिएट हो गया, क्योंकि डिसऑनर्ड ऑफ बिल। यही सन्ड्री डेटर जब हमने बिल दिया था तो टू सन्ड्री डेटर किया था, बताओ क्यों? क्योंकि हमारे पास से बिल चले गया ना, मतलब हमारा वो जो डेटर था वो ख़त्म हो गया, हम ये मानेंगे, क्योंकि एक समय के बाद किसको देगा वो पैसा, एक समय के बाद पैसा तो किसको मिलना है, बैंकर को ही मिलना है, समझ रहे हो, क्योंकि हमने तो बैंक से ले लिया। क्लियर है? और डेटर है, देनदार है, डेटर ही होता है बिल, इसलिए हमें क्या करना है, वापस हमारा सन्ड्री डेटर वो क्रिएट हो गया। तो सीधी सी बात ये समझो कि आपका डेटर क्या होता है, डीआर होता है, क्योंकि देनदार है, उसने चेक दिया लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया, और डिसऑनर्ड होने के बाद वापस क्या हो जाएगी, एंट्री रिवर्स हो जाती है, क्योंकि अभी भी वो आपका देनदार ही कहलाने वाला है। वैल्यू ऑफ मशीनरी, अभी इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला सिनेरियो पूरा क्लियर है ना, उसके लिए तो आसान हो जाएगी चीज़। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज टू ₹1,20,000, बुक वैल्यू ₹2,00,000। हाँ भाई, वैल्यू ऑफ मशीनरी क्या है, टू बी डिक्रीज 1,20,000, ₹2, 1,20,000 तक हमें करनी है, और बुक वैल्यू 2 लाख तक है। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज, इज टू बी डिक्रीज मतलब अब उसको डिक्रीज करना है कहाँ तक, ₹1,20,000। तो अब होता है कितना, 80,000 से कम हो जाएगी। तो देखो रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, मशीनरी का नेचर कितना होता है हमारा भैया, डेबिट होता है, डेबिट को क्रेडिट क्यों करा है, क्योंकि हमें डिक्रीज करना है, क्यों करना है, 1,20,000 तक पहुंचाना है 2 लाख से, तो 2 लाख से 1,20,000 तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा, 80,000 से रिवर्स एंट्री मारनी होगी, नहीं मारनी होगी, समझ गए बात क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे ही यहाँ पर है, अब ये बोल रहा है बाय, यहाँ टू और बाय का ही खेल है, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 1,20,000 से कम करना है। तो बाय वाले में ना डिफरेंस मत करना इन दोनों का, बाय वाले में सीधे जो अमाउंट दे रखा है उससे डिक्रीज कर देना, किससे, 1,20,000 से ही डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि बोल रहा है 1,20,000 से कम कर दो, इसका मतलब 80,000 पे लाके टिकानी है, तो 1,20,000 से इसने सेकंड एंट्री कर दी। एंट्री देखो बिल्कुल सेम टू सेम हुई है, क्योंकि दोनों में क्या हुआ है, अमाउंट डिक्रीज हुआ है, क्या करा है इसमें, दोनों में डिक्रीमेंट करा है, लेकिन एक में बोल रहा है 1,20,000 1,20,000 तक कर लो, और एक में बाय 1,20,000 मतलब 1,20,000 से कर लो। तो से और तक का खेल है इसमें, इंग्लिश का कहानी है। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट टू ₹8,000 हैव बीन पेड बाय पार्टनर एक्स। हमें पार्टनर एक्स को इसने क्या कर दिया है, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट ऑफ ₹8,000 हैव बीन पेड बाय द पार्टनर एक्स के द्वारा जो एक्सपेंसेस तो वो पेड कर दिया। अभी 8,000 रुपीज़ कहाँ से आया, ये देखो यहाँ पे दे भी रखा है, इसमें तो कोई निकालने की झंझट ही नहीं है। और एक्सपेंसेस और रिवैल्यूएशन है, तो एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है भाई, डीआर होता है, उससे हमें लेना नहीं, लेकिन पे किसने करा है, तो हमारे पास तो रिवैल्यूएशन का पैसा आ गया, और हमने सीआर क्यों करा है, हमने यहाँ पे सीआर क्यों करा है, क्योंकि हमारे पास पैसा आया है, किसके द्वारा आया है, क्योंकि इनकम क्या होती है हमारी, सीआर होती है ना। तो सारे एक्सपेंसेस अभी हमारे खत्म हो गए रिवैल्यूएशन के, क्योंकि एक एक्सपेंस था हमारे रिवैल्यूएशन का, उसको क्या कर दिया, 8,000 रुपीज़ ने पे कर दिया। एक बार वापस समझ लो क्या सिचुएशन है। हमें पता है कि अपोजिट साइड में तो रिवैल्यूएशन आना ही है। हमने एक्स की कैपिटल को सीआर क्यों करा है, क्योंकि हमें एक्स के द्वारा वो जो हमारे एक्सपेंसेस थे ना, वो उसने पे कर दिया, एक्स ने क्या कर दिया, एक्स ने वो एक्सपेंसेस ऑफ द रिवैल्यूएशन अमाउंट 8,000 हैव बीन पेड बाय एक्स। अब एक्स के द्वारा वो अमाउंट पेड किया गया है, एक्स के द्वारा वो अगर अमाउंट पे किया गया है, इसका मतलब हमारे पास इनकम हो गई, और किसके द्वारा हुई, एक्स के द्वारा, इसलिए हमने एक्स को क्या कर दिया, एक्स कैपिटल को सीआर कर दिया, और क्या खत्म हो गया हमारे पास, रिवैल्यूएशन खत्म हो गया। और अपोजिट साइड में रिवैल्यूएशन आना ही है, बस ये सिनेरियो ध्यान रखो, अपोजिट साइड में रिवैल्यूएशन आना है। राधे राधे।